स्टार्ट ओह, करें। अपना 1 मिनट, मास्क निकाल दूं। ओके, निकाल लो। जी, नमस्कार, स्वागत है आप स्टार्ट सबका स्टार्ट मास्क को स्टार्ट। 9 में, और मैं हूँ मास्क। तो चलिए पढ़ते हैं। ज़्यादा जोर से नहीं चलाऊंगा, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो दिक्कतों को साइड में रखते हुए शुरू करते हैं। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जी, इसे प्यार से एनएलपी भी कहा जाता है। इसका छोटा नाम है, छोटू छोटू नाम हमारे जैसे। तो भाई बेसिकली एआई के 3 डोमेन होते हैं, हमें ये पता है, हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया। एक डाटा साइंस होता है, एक कंप्यूटर विजन होता है, उसी के साथ साथ एक और आ गया जो हमारा कोर्स बढ़ा रहा है, वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, एक और जो है हमारा जो कोर्स बढ़ा रहा है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो भाई होता क्या है, ये नेचुरल लैंग्वेज ठीक है। प्रोसेसिंग बड़ा आसान चीज़ है, ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। इसका बेसिकली डेफिनेशन यही है भाई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या फिर एनएलपी जो है एक सब फील्ड ऑफ एआई का है। बहुत ही कॉन्ट्रेंटिव चीज़ है, लेकिन ये भाई कंप्यूटर या फिर मशीन को इस चीज़ के लिए एनेबल करता है कि वो हमारे इंसानी लैंग्वेजेस को समझ पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, जो अपना एआई होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तरीके से हम बोल सकते हैं भाई ये सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो वो भी एक तरह से लिंग्विस्ट ही हो गया। कंप्यूटर साइंस भाई सीएस का एक फॉर्म है, नया समझ लो। और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, भाई इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग होता है तभी डाटा क्या साइंस बोला पढ़ क्या रहे हैं। बोला? किसका एक फॉर्म है? देखो, लिंग्विस्टिक का फॉर्म है, कंप्यूटर साइंस का फॉर्म है, और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग का फॉर्म है। कंप्यूटर साइंस का वो क्या है? फुल शॉर्ट फॉर्म? कंप्यूटर साइंस का फुल नेम कंप्यूटर साइंस ही है भाई, सीएस शॉर्ट फॉर्म होता है उसका। ठीक सीएस? है, हाँ। अच्छा, और सीएस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना भाई, और इंसान और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, इस पे कंसर्न करता है। तो हम लोग मोस्टली देखेंगे तो जो हम जब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं बेसिकली हम लोग लैंग्वेजेस से करते हैं। और हम ऐसे 0101 टाइप का बाइनरी फॉर्म में हम नहीं लिखते रहते हैं या फिर नहीं बोलते रहते, जैसे आप सबने देखा होगा सुपर 30 में लव लेटर लिखा गया था बाइनरी फॉर्म में। हम वैसे नहीं लिखते हैं हमेशा, पता चला प्रेम खतरा लिख रहे हैं हम अपने कंप्यूटर को। हम अपने ही लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन क्या होता है जो अपना कंप्यूटर होता है ना, हमारे लैंग्वेज को 0101 यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसी चीज को हम कहते हैं एनएलपी। ठीक है, कंप्यूटर कैसे करता है, वो हमारी भाषा कैसे समझता है, ये सब हम इसी चैप्टर में देखेंगे। तो एक तो बड़ा प्यारा सा गेम है, देख लेना, मिस्ट्री एनिमल, यहाँ पे लिंक है, देख लेना। कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन तुम इसको देने के बाद अपने आप दे सकते हो आराम से। तो भाई कोई भी चीज हम जानते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि काहे, मतलब कोई दूसरा काम धंधा नहीं है कि हम यही चीज जाने, तो बेसिकली हम क्यों जान रहे हैं इसका रीजन जान लो। एनएलपी या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बहुत ही ज्यादा जगह बोलो तो उसका एप्लीकेशन है। जब एआई का एप्लीकेशन इतनी सारी जगह, तो भाई अपना जो एनएलपी है इसकी भी बहुत जगह एप्लीकेशंस है। तो इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट हो रहा है हमारा एआई, तो एनएलपी भी साथ साथ में आएगा क्योंकि सब फील्ड है उसका। तो कहाँ का इस्तेमाल होता है वो देख लो भाई एक बार। एक तो ऑटोमेटिक समराइजेशन में अपना इस्तेमाल हो रहा है। ऑटोमेटिक समराइजेशन में कैसे, यदि तुम लोग देखे होगे कोई कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो तुम्हारे टन लोड्स ऑफ बुक्स को चंद लैंग्वेज या चंद पैराग्राफ्स या चंद सेंटेंस में डिफाइन कर देता है। तो भाई इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है ना, ये ज़्यादा दिमाग खराब करने लगता है। फॉर एग्जांपल यदि आपको 5 साल का एक बस ट्रेंड चाहिए कि भाई 5 साल में बारिश बढ़ा है कि कम हुआ है, और उसके बस साथ साथ आपको क्या भाई, और जब आपने निकाला पूरा का पूरा डेटा निकाला तो देखते हो भाई बाढ़ की भी आ गई है, इसकी भी आ गई है, मतलब जितने बनाए होनी थी वो सब आ गई। ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या करता है, अच्छा, हमारे इसका इम्पोर्टेंट। मतलब ये है कि हमें ABCD सीखना है और सामने वाला पूरा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बता दे रहा है। हाँ, हमें मात्र ये समझ लो कि भाई हमें एबीसीडी जानना है, और वो हमको पूरा समझाने लगे भाई सेंटेंस क्या होता है, नाउन क्या है। ये बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बहुत बड़े नॉलेज बेस से निकाल कर देता है। ऑटोमेटिक समराइजेशन हमको पता है भाई, समराइजेशन हम सब करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते रहते हैं इस चैप्टर का समरी। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन बेसिकली ऑटोमेटिकली एनएलपी के मदद से एआई सिस्टम जो क्या करता है, आपका एक समरी बना कर दे देता है टन लोड्स ऑफ नॉलेज बेस से। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन भाई रिलेवेंट है ना केवल समराइजेशन के लिए, लेकिन सही सही बोलूँ तो भाई मीनिंग निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं तुम्हारे सामने ये सब नंबर लिख दूं कि भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, तुम ये नंबर तो समझ रहे हो लेकिन ये क्यों है ये तुम समझ नहीं पा रहे। बेसिकली क्या करता है तो एनएलपी या उर्दू फिर कब सीख गया? ऑटोमेटिक
बस हालातों ने सिखा दिया। तो भाई जो अपना ऑटोमेटिक समराइजेशन है, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन है उसको मीनिंगफुल बनाता है, और हमें बस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही देता है, हमें पूरे के पूरे किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं जब हमारे पास समरी है। साथ ही साथ में भाई ये मीनिंग समझाने में बड़ा मदद करता है। मैंने फॉर शायद एग्जाम्पल, एक जगह पढ़ा था कि ये जब समराइज करता है तो ये ज्यादा ग्रामर में अपने फोकस नहीं करता है, कई बार गलत भी हो जाता है। वो नीचे हमें आएगा। बस एक तो उसका। हाँ, वो थोड़ा सा नीचे अच्छा, आएगा, ये आएगा बस वो। अभी हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं, आगे हम उसका वर्किंग भी देखेंगे। ठीक है, इमोशनल अच्छा मीनिंग अच्छा। निकालने में भी बड़ा मदद करता है भाई ऑटोमेटिक समराइजेशन, उसका ज्यादा चीजें दी हुई वो हैं इसको। कैसे अगर निकलता है इमोशनल मीनिंग? भाई वो लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है समरी। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को प्रेम पत्र लिखा गया तो उसको डेथ थ्रेट नहीं दिखाएगा, ये समझ जाएगा कि कुछ मामला है बीच में दो आशिकों के, तो देख लेगा अपना। तुम बड़ा आज प्रेम प्रेम कर रहे हो हाँ, तो भाई पढ़ाने के सेंटिमेंट बीच में। एनालिसिस पे आते हैं, इस चीज के बीच में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस, तो सेंटिमेंट एनालिसिस बेसिकली ये दिखाता है कि भाई सेंटिमेंट का मतलब बेसिकली यदि मैं बोलूँ तो आपका थॉट क्या चल रहा है, अभी आप कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वही है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है भाई, यदि आप कोई बड़ी कंपनी के मालिक हैं या फिर बड़ी कंपनी में आप काम करते हैं और आपको लोगों के रिव्यूज देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, मेरे को रिव्यूज देखने कि लोगों ने क्या अच्छे रिव्यूज दिए हैं, और मैंने मारा सर्च, तो मे भी हो सकता है कि मेरे को गालियां भी दिख जाए कि तेरा जो फोन है या तेरा ये जो प्रोडक्ट है इतना बकवास है, इतना सड़ियल, इतना मड़ियल, एकदम तेरी तरह। तो बेसिकली ये सेंटिमेंट एनालिस्ट क्या करता है, ये लिखने वाले का सेंटिमेंट बता देता है कि वो क्या लिखना चाह रहा है। तो यहाँ पे तुम देखोगे पैराग्राफ में क्या लिखा है, द गोल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई सेंटिमेंट अमंग द सेवरल पोस्ट और इवन द सेम पोस्ट वेयर इमोशन इज नॉट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। बेसिकली यहाँ पे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं रहता, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस की मदद से हमें पता चल जाता है जो सामने वाला लिख रहा है ये क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, और किस हुलिये से लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो गुस्से में लिख रहा है, खुशी से लिख रहा है, दुखी में लिख रहा है, वो पता चल जाता है सेंटिमेंट एनालिसिस से। भाई कंपनियां यूज अच्छा, करती है मतलब सबसे हमें बड़ा बस इस्तेमाल। टैग दिख जाएगा। हाँ, हम मतलब मतलब कह कि सकते हो वो हेटरेट सिस्टम कमेंट कुछ है अलग तो प्रकार हम रहता है। हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर हम चाहें तभी नहीं देखो, पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल हम कि हम फिल्टर धोखे करते हैं से ना, पढ़ लें ऐसा कुछ? हम फिल्टर करते, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे पढ़ने जहां पर मेरे प्रोडक्ट की कुछ बुराई की गई है जिससे मैं देख सकूं कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, तो ये मुझे अच्छा ही नहीं बताने अच्छा लगेगा, मेरे को दरअसल मेन प्रॉब्लम दिखाएगा। देखो भाई, बहुत सारी अच्छा कंपनीज यूज करती हैं इस एप्लीकेशन का, सेंटिमेंट एनालिसिस का। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम एक एग्जांपल भी दिया है आईफोन के बारे में, जो एप्पल होता है ना, तुम देखोगे जितने भी अच्छा चीज हैं, मतलब डिलीवरी बॉय से लेकर सामान खरीदने से लेकर ऐप डाउनलोड करने से लेकर, और जितनी चीजें तुम देखते हो सब में एक चीज जरूर पूछता है, प्लीज रेट अस। हमारे रेट करने के लिए अच्छा। हम सब लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, तो हर चीज पूछता है, कारण क्या अरे, भाई, वो तुम्हारा सेंटिमेंट फिर एनालिसिस करना वही चाहता बात। है। सेंटिमेंट मंगन बन एनालिसिस गया करना तू भी। चाहता है। सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहता है, ये दरअसल क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये जानना चाहता है कि भाई हम, हमारे जो कस्टमर्स है उनको हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, तो ये उसी में मदद करता है भारी हमें एक मात्रा बार में इसको। शेयर भी कर देना हमारे चैनल हाँ, के कर वीडियोस। दे, कुछ जाएगा तो नहीं तुम लोग का। वैसे भी बोलते हैं पढ़ाने से मतलब बांटने से पड़ता है। खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है भाई, जो तुम्हारी कंपनीज क्या होती है ना बढ़ता है उनका ब्रो? रेप्यूटेशन बढ़ता है, बहुत कुछ बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है और भी कुछ बढ़ता है, खैर छोड़ो। और तुम्हारा रेप्यूटेशन बढ़ा देता है मतलब कंपनी का ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई प्रोडक्ट है वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करे तो उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी, लेकिन वही कोई प्रोडक्ट है जो अपनी गलतियों से सीख रहा है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है और लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं। यही कारण है कि भाई जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो सब सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं, और चुन्नू मुन्नू कंपनीज भी आजकल यही करती है। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तुम लोग देखा होगा कि आज तक हम जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो नीचे हैशटैग या टैग लगा होता है, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, फैशन, न्यू, ये पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। ये क्यों लगाया था भाई, ये बेसिकली हमें मदद करता है कि हम जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो आखिरकार किस चीज से रिलेटेड है। देख लोगे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, मतलब यहाँ पे दो लाइन दिए, ये कहता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मेक्स इट पॉसिबल टू असाइन प्री डिफाइंड कैटेगरी टू अ डॉक्यूमेंट एंड ऑर्गेनाइज इट टू हेल्प यू फाइंड इंफॉर्मेशन यू नीड और सिंप्लीफाई सम एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल ब्ला 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 ब्ला।
इतना जो लंबा चौड़ा अभी आपने प्रीचिंग सुना है, पता है इसका, आपको कुछ जैसे मतलब समझ कि में नहीं तुम आया होगा। सब वीडियोस देखते होगे यूट्यूब में, तो फिर शॉर्ट्स में हैशटैग शॉर्ट्स आता होगा। देखो बेसिकली क्या है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये आपको कैटेगरी बता देता है डॉक्यूमेंट का जो आप पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैंने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सर्च मारा, मैं कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें देख रहा हूँ, तो मेरे को नीचे स्पोर्ट्स ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की मदद से उसी चीज के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। ये बेसिकली तुम्हारा क्या करता है ना, टेक्स्ट क्लासीफाई करता है। जैसे यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा था ना, सेंटिमेंट देख रहा था, इसी टाइप का यहाँ पे टेक्स्ट देख रहा है। और यहाँ पर आपका इसका एक और सबसे बड़ा यूसेज जो है एग्जाम्पल में, स्पैम फिल्टर में इसी चीज का इस्तेमाल होता है। स्पैम फिल्टर्स पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई स्पैम में चेक कर लेना, मैं भी हो सकता है उधर जा रहा हो, या फिर बहुत लोग के ताल्लुकात होंगे स्पैम फिल्टर से, मैं नहीं जानता। भाई बता दे, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे महान लोग जो कि नहीं सुने होते हैं। बेसिकली स्पैम फिल्टर एक बोलो तो एक टाइप का मदद किया है भाई उन्होंने, एक टाइप का मदद किया है। स्पैम फिल्टर क्या करता है, जो भी आपको ईमेल आए उसके टेक्स्ट को वो समझता है, पढ़ता है, मतलब पढ़ता नहीं, वो टेक्स्ट में कुछ चीजें होती है ना जिससे वो पता करता है भाई ये स्पैम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैसेज आया है जिसमें आपको जान से मार देने की धमकी आया है, वो आपका स्पैम में चला जाएगा क्योंकि उसमें मेलिशियस वर्ड है। ठीक है। और कुछ आपने स्पैम में देखा होगा बहुत सारे एड्स भी आते हैं, या फिर कुछ ऐसे आ गए जो बहुत लोगों को एक ही बार भेज दिया गया हो। तो बेसिकली टेस्ट क्लासिफिकेशन को आप धन्यवाद करें, आप अभी तक जीवित हैं इस कारण से। आगे बढ़ते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की ओर। भाई वर्चुअल असिस्टेंट इज द बिगेस्ट एग्जांपल लाइंग अराउंड अस, रियली। फॉर एग्जांपल भाई तुम गूगल असिस्टेंट जो दिन भर हम लोग ओके गूगल ओके गूगल ओके गूगल करते रहते हैं, ये कोर्टोना जिसका कोई काम नहीं है, पता नहीं क्यों है लेकिन फिर भी है, सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, ये सब भाई वर्चुअल असिस्टेंट है। ये हमारे हर दिन मदद करते रहते हैं। क्या मदद करते हैं देखते हैं। भाई हम जो बोलते हैं ये उस चीज को एनालाइज करते हैं, उस चीज को प्रोसेस करते हैं और अपने भाषा में निकालते हैं, फिर उससे रिलेटेड कमांड को करते हैं, काम करते हैं उस पे। उसके बाद वो हमें हमारा डिजायरेबल आउटपुट देते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है, ये स्टार्टिंग का लाइन ऐसे ही पढ़ लेना, ये कुछ नहीं, इनकी तारीफ ही चल रही है। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से तुम थोड़ा बहुत देखना चाहो तो देख सकते हो। By accessing our data, they can help us in keeping notes of our task, make us call, send us message and lot more. तो बेसिकली क्या है भाई, ये हमारे डेटा क्यों लेता है, हमारे लैंग्वेज को समझता है, हमारे टोन को समझता है, हम कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझता है, और उस हिसाब से ये काम करता है। तो हम लोग जो हमेशा ओके गूगल गॉल, गॉल नहीं मतलब कॉल समवन, तो ये इसी मदद से कर पाता है। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे असल में एनएलपी क्या है। तो इतना देर जो आप राम कथा पढ़े हैं लगभग 3 पेज का, अब हम असल में जानने वाले हैं कि भाई ये एनएलपी क्या है। ठीक है। अब यहाँ से आपका आएगा असल में। अब भाई एनएलपी जाने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको दिया कि रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो यहाँ पे इसने हमको बेसिकली एक तो एग्जांपल दिया जिससे हम एनएलपी की मदद से एक मॉडल बनाएंगे। तो ये है क्या सिनेरियो, मैं बता देता हूँ। बहुत लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आई मीन सॉरी शिकार हो रहे हैं। बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इट्स ट्रुथ। भाई ये एक बहुत ही भयंकर चीज है, बहुत लोग की ऐसी की तैसी हो रही है इस चीज के चक्कर में। ठीक है। यहाँ पे लिखा जा रहा है भाई डिडक्टेड पोर्शन, तो यानी ये डिडक्टेड हो चुका है, लेकिन एक बार ऐसे ही समझ लो कहाँ पे मदद करता है ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सीबीटी है इसका फुल फॉर्म कॉग्निटिव, डिडक्टेड ये कॉग्निटिव हुआ है या फिर जो पहले में है रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल वो? एआई प्रोजेक्ट साइकिल आ रहा है, डाटा साइंस और कंप्यूटर विजन और एडवांस पाइथन नहीं आ रहा है। हम्म। तो भाई जो दुनिया है कॉम्पिटिटिव है, यही वही इसने लिखा है, ये देख लेना। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, इसका तुम फुल फॉर्म याद कर लेना, एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका भाई इस्तेमाल कौन करता है, इसका इस्तेमाल आपके साइकेट्रिस्ट करते हैं, काउंसलर्स करते हैं सीबीटी का। यहाँ पे तुम देख सकते हो, समझ में आ जाएगा आपका बिहेवियर क्या है, आपका इमोशन क्या है और आपके थॉट्स क्या है, इसके मदद से और इनके थ्रू आपको ट्रीट किया जाता है। सीबीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
भाई अब प्रॉब्लम स्कोपिंग, भाई सीबीटी क्या है ये एक बार पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन सीबीटी का एक बार फुल फॉर्म देख लेना, एक बार देख लेना। वैसे भी मैं बोलूंगा बट तुम यू लोग को शुड एक नो बार, एवरीथिंग। या यू शुड नो एवरीथिंग, एक बार रीडिंग मार लेना बस, बाय हार्ट रीडिंग चाहो तो मार लेना, या फिर एक बार वैसे ऊपर से रीड कर लेना प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग आई थिंक सबको पता ही होगा, हु कैनवास, हु व्हाट वेयर हाउ, सॉरी हु व्हाट वेयर भाई व्हाई। हमारे जैसे लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम स्कोपिंग नहीं समझते हैं। भाई प्रॉब्लम स्कोपिंग दरअसल एआई प्रोजेक्ट साइकिल का पहला स्टेप है। इसमें हम दरअसल प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, तो प्रॉब्लम्स ढूंढने में हमारे कुछ चीजें मदद करते हैं, उनमें से वो है 4W प्रॉब्लम कैनवास। 4W प्रॉब्लम कैनवास क्या है ये बताते हैं भाई, ये दरअसल हमें प्रॉब्लम ढूंढने में मदद करते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, सॉल्यूशन मदद करेगा क्यों करेगा, वही सब रहता है। 4W कैनवास गेस कर लिए होगे, चार रहते होंगे इसमें, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई। तो यदि इसको आपको याद करना है तो रोज रात को 12 बजे उठें और जोर से चिल्लाएं, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हु कैनवास क्या रहता है, हु हमें स्टेक होल्डर बताता है, या फिर इंडायरेक्टली बोलूं कौन इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। ठीक है। व्हाट भाई प्रॉब्लम क्या है ये बताता है, वेयर प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, भाई मैं और लोगों लोकेशन की क्या है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दूं कि वेयर से प्लेस का कोई लेना देना नहीं। हाँ मतलब हमेशा वो लेना सिर्फ देना नहीं है, सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट को ही डील करता है। हमेशा लेना देना नहीं है, लेकिन लोकेशन भी इसमें लिख दिया जाता है। प्लेस सेफ कॉन्टेक्स्ट स्लैश सिचुएशन स्लैश लोकेशन लिख देना। ठीक है, क्योंकि एक जगह यहाँ पे लेकिन लोकेशन लिखा सिर्फ गया। लोकेशन मत लिखना, हाँ लेकिन सिचुएशन सिर्फ और लोकेशन मत कॉन्टेक्स्ट लिखना, भी लिखना। कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन भी लिखना स्लैश के साथ। आगे बढ़ते हैं, वाई कैनवास, वाई भाई हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो काहे लोगों की मदद करेगा, हमें ये भी जानना है। तो इसका मतलब इसी के मदद से हम ये निकाल पाते हैं कि हमारा सॉल्यूशन मदद करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे यही दिया भाई, डाटा एक्विजिशन, डाटा निकालो, डाटा कैसे निकालते हैं, सर्वे से निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, डेटाबेस से निकाले, बेसिकली वेब स्क्रैपिंग, इंटरव्यूज से, गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह वगैरह, वही सब, ज़्यादा कुछ नहीं। डाटा एक्सप्लोरेशन भाई, अब डाटा को एक्सप्लोर करो, टेक्सचुअल डाटा रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, उसको तुम थोड़ा सा सही वही करके अपने हिसाब से निकाल के एक्सप्लोर करके उसको एक अच्छे से ग्राफ में तब्दील कर दो, फॉर एग्जांपल बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, सो एंड सो फोर्थ। मॉडलिंग, अब भाई तुम एनएलपी बेस्ड एआई मॉडल बना रहे हो सीबीटी के, मतलब सीबीटी उसमें रहना चाहिए, जो सीबीटी करे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो भाई इसमें मॉडलिंग में जो है ना, डाटा जो है ना वो प्री प्रोसेसिंग चाहिए उसको, यानी हम जो मॉडल बना रहे हैं उसको डेटा फीड करना है, हमें हमें डाटा फीड करना है तभी करेगा, मतलब बेसिकली बोलो अपने आप को ट्रेन करेगा। सुपरवाइज लर्निंग में देखे होंगे, यहाँ पे मशीन लर्निंग चल रहा है अभी, यदि थोड़ा सा ध्यान दो तो। अब भाई अब हम कैसा चैट बॉक्स बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है हम उसको किस प्रकार का डाटा देंगे। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं, अब जो हमको सही अच्छा लगेगा वो लेंगे। इवेल्युएशन, अब हमने जो भी भाई एआई मॉडल्स हमने बना लिए हैं, ठीक है, अब हम उसका चेकिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल भाई हम मॉडलिंग। इतना जल्दी लास्ट टॉपिक में भी आ गए। नहीं, अभी तो बचा हुआ है, अभी अच्छा खासा बचा हुआ है, इतना तो खुश ना हो एक ही बार में। अच्छा। आगे बढ़ते हैं, 27 पेज बाद पूरा का पूरा बुक खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इवेल्युएशन जैसे कि एग्जाम देने के, मॉडलिंग समझ लो हमारा पढ़ना है, और इवेल्युएशन एग्जाम है, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें आपको देना पड़ेगा। तो इवेल्युएशन यही है भाई, यहाँ पे जो हमने मॉडल ट्रेन किया है हम उसको इवेल्युएट करेंगे, हम उसकी एक्यूरेसी जानेंगे कि भाई हम उसका जो इतना अपना समय दिए उसको बनाने में, वो वर्थ इट है कि नहीं है। ठीक है, वर्थ इट है कि नहीं है।
तो इसी के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, उसको हम इवेल्युएशन करते हैं। एक चीज सुन लो, इस बुक में कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, जो हम डेटा मॉडलिंग के समय जब हम उसको डेटा देते हैं उसी को इवेल्युएशन में नहीं डालेंगे, अन्यथा उसका अच्छे से इवेल्युएशन नहीं होगा। उससे रिलेटेड डालना है, लेकिन वही डेटा वापस नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको मॉडलिंग को, मतलब मैंने उसको पहले ट्रेन किया है अपने डेटा, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स पे किया, 1+3 इक्वल्स टू 4, 5+7 इक्वल्स टू 12। अब मैं जब उसका इवेल्यूशन करूंगा ना, तो मैं उसको ऐसा नहीं लिखूंगा कि भाई 1+2 और ये सब, मैं उसको इवेल्यूशन में उसी से रिलेटेड कुछ दूंगा, लेकिन लेकिन क्या रहेगा, बस सेम टू सेम डेटा नहीं होना चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में उसको ट्रेनिंग में दिया था। अब यहाँ पे तुम्हें दिखा देगा भाई ये भाई 300। मतलब इवेल्युएशन में हम टेस्ट करते हैं और जिसमें फेल हो जाए तो पूरा मॉडल खराब। हमें वापस से ट्रेनिंग डेटा में जाना पड़ेगा, कोडिंग चेक करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, और सब कुछ सही है तो हमें वापस डेटा देखना पड़ेगा कि हमने कोई गलत डेटा ना और निकाला। ट्रेनिंग डेटा डेटा एक्विजिशन होता है क्या? डेटा एक्विजिशन डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा एक्सप्लोरेशन हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको एक्सप्लोर करना रहता है, यानी हम जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें क्या है, कैसा है, कितना है, क्यों है, और उसको किस प्रकार से और अच्छा बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अच्छा। तुम्हारा 3 मॉडल मिल गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे लेजेंड्स में कुछ दिया है, मॉडल, ट्रू फंक्शन, सैंपल। डॉट सैंपल्स दिखा रहे हैं, ट्रू फंक्शन ये तुम्हारा ये दिखा रहा है मतलब सही में क्या होता। और ये जो तुम्हारा मॉडल है ना, जो तुम्हें दिखा रहे हैं यहाँ पे ब्लू लाइन में, ये दरअसल तुम्हारा ये दिखा रहा है कि उसने प्रिडिक्शन क्या किया था। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई, जो डिग्री 4 है, या फिर मैं बोलूँ, मतलब ये जो डिग्री 4 है, फिगर 2 है, ये ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर, सॉरी थर्ड फिगर। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई ये लीनियर तरीके से जा रहा है, जबकि भाई जो हमारा ट्रू फंक्शन इधर उधर हो रहा है। और ये जो हमारा मॉडल है फिगर 3 में, भाई इसके तो अलग ही लेने देने, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये जिंदगी में क्या करने वाला। इसी कारण से इन दोनों वो को हम, ओवर कर दे रहा है। हाँ, तो हम इन दोनों को भाई क्रॉस करेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हाँ वो पास हो हम गया। भी। यहाँ पे भी हम देख लिए। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ चैट बॉक्स एग्जांपल देंगे, कम से कम 3 या 4 चैट बॉक्स के नाम याद कर लो। मित्सुको डिस्क्लेमर, बॉट, क्लेवर बोर्ड से ज्यादा उल्टी सीधे बातें ना करें। हाँ, क्योंकि क्या है, बहुत लोग उस पर काम करते, तो मे भी हो सकता है आपको कस भी करे। कस आप मेरे ख्याल से जानते हैं क्या होता है, गालियां दे, मे भी हो सकता है दे दे, क्योंकि ये हम जो लिखते हैं उससे सीखता है लगातार। और ये जो आपको एक भूतनी सा शक्ल दिख रहा है, इससे कृपया ना डरेंगे, ऐसे ही दे दिया, उनके पास कोई अच्छी शक्ल नहीं थी। और आगे बढ़ते हैं। रोज, ओचैट बॉट, हैप्टिक, जैबरवेकी, क्लेवर बॉट, ये सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। और जो मित्सुको बॉट है, आई थिंक ये काम नहीं करता है, तो ध्यान से। अब यही सब चलेगा। अब आता है भाई इंपॉर्टेंट चीज, मे बी, मे बी गाइस, ये डिफरेंस आ जाएगा स्मार्ट बॉट और इसके बीच में, तो ये अच्छे से एक बार देख लेना। तो अभी बता देते हैं भाई होता क्या है ये चीज। जो स्क्रिप्ट बॉट है, नाम से समझ में आ जाएगा, ये स्टार्टिंग से स्क्रिप्टेड है। तो भाई स्क्रिप्ट बॉट यानी जो है स्क्रिप्टेड होता है, उसको बनाना ज्यादा आसान होता है रियलिस्टिक से। रियलिज्म इज वेरी हार्ड बट स्क्रिप्टेड थिंग्स आर वे टू इजी। तो भाई स्क्रिप्ट बॉट्स आर इजी टू मेक, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही, ठीक है। स्क्रिप्ट बॉट्स आर इजी टू मेक। दूसरा, स्क्रिप्ट बॉट्स जो होते हैं ना, ये भाई स्क्रिप्ट के आसपास काम करता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा भाई, ये जो है ना फ्री है, और हम किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ इसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें ज्यादा झंझट नहीं है भाई। उसका चौथा पॉइंट, इसमें बिल्कुल नहीं या फिर थोड़ा सा हमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स आने चाहिए, या फिर मैं बोलूँ इसमें कोडिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, या फिर बिल्कुल नहीं। अब जो सबसे बड़ा चीज आता है ये है भाई लिमिटेड फंक्शनैलिटी। इसमें आप स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है तो यदि समझ लो भाई इसके स्क्रिप्टेड में लिखा है कि हीरो को गड्ढे में गिरना है, तो हम ये नहीं कर सकते भाई जो हीरो है वो गड्ढे से कूद के चला जाए उधर, तो क्या होगा इसको नहीं पता है। इसलिए लिमिटेड फंक्शनैलिटी। दे वही यदि कैन हम स्मार्ट ओनली बोर्ड, मैनेज कन्वर्सेशन। हाँ,
मतलब वो अपने उसके स्क्रिप्ट में जो चीज होगी ना उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे सकते। एक्स्ट्रा ज्ञान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो एक्स्ट्रा ज्ञान के काबिल ही नहीं है, वो गवा रहे हो। आगे देखते हैं स्मार्ट बॉट। स्मार्ट बॉट अपने नाम की तरह एकदम फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। गवार नहीं, रट्टू तो होता है वो। हाँ वही है भाई, जो स्मार्ट बॉट होते हैं फ्लेक्सिबल और पावरफुल हैं। उसका जो स्मार्ट बॉट्स हैं भाई, ये बिगर डेटा बेसिस पे काम करते हैं, और जो डायरेक्ट रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं उस पर भी काम करता है। क्या? बिगर डेटा बेसिस पे, और जो रिसोर्सेज डायरेक्टली हम जो यूज करते हैं वो स्मार्ट बॉट्स उस पर अच्छे से काम करता है। स्मार्ट बॉट्स जो है ना भाई, इसको डेटा अच्छी खासी चाहिए, बोलो इसको भूख बहुत चीज की है, तो ये बहुत ज्यादा डेटा खाता है। डेटा इन दी सेंस मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात चल रही है, तुम्हारे मोबाइल का नेट नहीं ले रहा है भाई। कोडिंग चाहिए इसमें एकदम बढ़िया से, तभी आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब भाई आगे जाके ये वाइड फंक्शनैलिटी, स्मार्ट बोर्ड है, और स्मार्ट फ्लेक्सिबल बोर्ड एंड बॉट पावरफुल है। बनाने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। हाँ, तो वाइड फंक्शनैलिटी, इजी टू मेक, इट्स हार्ड टू मेक, बट इट्स फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। ये इसके बीच में आप ये देख लेना, एक बार ऐसे ही देख एक लेना, बार मे बी स्मार्ट बोर्ड में तुमने इन्वेस्ट कर दिया ना। तो जिंदगी भर खुश रहोगे। हाँ। यही है और कि एक स्क्रिप्ट बार रोना, बोर्ड फिर बस दिन रट्टू जिंदगी भर तोता है। हंसना, और स्क्रिप्ट बोर्ड का है कि भाई बार बार रोना। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो कृपया करके हमें स्पैम ना करें। आगे देखते हैं, इसको एक बार देख लेना, मोस्ट मे बी ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए मे बी। अच्छा, फिर यदि स्क्रिप्ट बॉक्स, सॉरी स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट का यदि एग्जांपल पूछता है, तो क्लास 9th में हमने एक स्टोरी स्पीकर किया था, तो वो स्क्रिप्ट बॉट पे आ जाएगा। और स्मार्ट बॉट में वो है तुम्हारा इनमें से एग्जाम्पल कोई एक, स्क्रिप्ट बोर्ड का। हाँ, और इसमें से तुम और क्लेवर स्मार्ट बॉट बोर्ड डाल में देना। तुम क्लेवर बॉट को, डाल देना, कुछ को, भी डाल देना जो ऊपर कोकी है। डाल देना, कोकी। कोकी जो हाँ पहले मतलब इनमें वाला है से ना, आप, वो बेस्ट बॉट है। मित्सुकू वाला, और उसका अब नाम हो चुका है कोकी। हाँ अब इसमें से कोई सा भी डाल देना, आपका जो मन करे। अब भाई ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे मारपीट होने वाली है, सो ब्रेस योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, एंड आर फाइट्स बिगन। भाई इंसान जो है ये हम सब बागड़ बिल्ले, ये मान लो अच्छे से। हमारा दिमाग लगातार प्रोसेसिंग करता है, जो हमारे आसपास आवाजें आती हैं, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा होगा, भले ही तुम इधर ध्यान ना दे रहे हो। प्लीज, प्लीज टेक मी सीरियसली। ओके, तो भाई प्रोसेसिंग हमारा दिमाग लगातार कर रहा होता है। यहाँ पे तुम्हारा बहुत ही जेन्युइन रीजन दिया है, जब क्लास टीचर या टीचर पढ़ा रहा होता है, हमारा दिमाग लगातार उनके मरियल से लेक्चर को ग्रास्प कर रहा होता है, लेकिन वही हमारा दोस्त बाजू में किसी की कुछ बताने लगे, समझ रहे होगे, तो भाई हमारा फोकस उधर चला जाता है, और हमारा जो ब्रेन है ना ऑटोमेटिकली टीचर्स के उस पकाओ स्पीच से हट के हमारे फ्रेंड्स के सो कॉल्ड गुड कन्वर्सेशन के ओर चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना हमारे दोस्त के बात को बेसिकली प्रायोरिटाइज हमारा कर जो देता है। माइंड होता है ना, वो उसी को प्रायोरिटी देता है जो हमारे इंटरेस्ट में होता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो भाई दिमाग में बहुत लंबे चैनल के साथ आवाजें आती हैं। सामने वाला बोल रहा है, हवा से ट्रेवल कर रहा है, वाइब्रेट होके एयर मीडियम है, हमारे कानों में पहुंच रहा है, फिर ईयर ड्रम भाई को आप बजा रहा है, फिजिक्स क्यों पढ़ाने लग गए? क्योंकि इसमें दिया है। ईयर ड्रम के बाद भाई ये न्यूरॉन में इम्पल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे दिमाग में जाता है, फिर भाई ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। हर सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद ब्रेन जो है ये ज्यादा अच्छे से समझता है अपने आसपास चल क्या रहा है। तो यदि आप बहरे हैं तो माफ कीजिएगा, आप इसमें ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भाई क्लियर सी बात है, सिग्नल स्टोर हो रहा है तभी हम क्लैरिटी समझ पा रहे हैं स्पीकर क्या कहना चाहता है। इसी प्रकार से जो ह्यूमन लैंग्वेज है इंसानों द्वारा प्रोसेस की जाती है। हम हिंदी बोलते हैं तो सामने सामने वाला उसे प्रोसेस कर रहा होता है। भाई वही ये बात करें जीनियस कंप्यूटर इंसान की। का मैसेज आया है। कौन जीनियस इंसान? वो पूछ रहा है कि एनएलपी के एग्जांपल्स बताओ। एनएलपी के एग्जांपल्स स्टार्टिंग में देख लिए एनएलपी भाई। इन एआई। एनएलपी एंड एआई, भाई देखो सबसे बढ़िया एनएलपी तो का क्या स्पैम इसके फिल्टर्स है। एग्जांपल्स गूगल, सिरी?
हाँ बोल देखो, सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, स्पैम फिल्टर्स, ऑटोमेटिक समराइजेशन एंड सो एंड सो फोर्थ, स्टार्टिंग में जो तो हमने देखा मैंने था वही उसे छापा। बोल दिया कि ये गूगल सीरी वगैरह उसके सब टॉपिक के एग्जांपल्स हैं, वो की है वेरी गुड। वर्चुअल असिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब भाई कंप्यूटर की बात करते हैं, तो भाई जो अपना कंप्यूटर है ना, इसको नंबर से प्यार है। ये सिर्फ नंबर्स की लैंग्वेज समझ पाता है, 010101। तो क्या होता है, हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, मशीन का दिमाग खराब हो जाता है इसको क्या करना है, तो इसी कारण से वो क्या करता है, उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई एक्यूरेसी क्या है इस चीज की, तो पता चला कंप्यूटर ने उसको कन्वर्ट किया, पहले 01010001 2, सॉरी 2 नहीं आता, 0101 आता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है और मैसेजेस ले लेता है, उसके हिसाब से काम करता है। इसी की मदद से जो मशीन्स होते हैं वो कम्युनिकेशंस कर पाते हैं, बेसिक और सिंपल। अब हम चाहते हैं भाई मशीन जो है ना हमारी लैंग्वेज को समझे, कैसे होगा, डिफिकल्टीज तो होगी इसमें, एनएलपी थोड़ा भाई सा। बाइनरी लैंग्वेज में किसी को प्रपोज कैसे करते हैं? सुपर 30 देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड द मीनिंग। तो भाई स्टार्टिंग में बता दूं, सिंटेक्स मतलब होता है चीजें के लिखने की तरीका, 2+3 एक सिंटेक्स है। सिमेंटिक्स मतलब उसका आंसर क्या है, फिर आउटपुट। जैसे 2+3 सिंटेक्स है, इसका सिमेंटिक्स 5 होगा। वैसे ही 3+2 एक सिंटेक्स है, इसका सिमेंटिक 5 होगा, सिमेंटिक्स। ठीक है, हैंड्स प्रूफ मत करना प्लीज। आगे भाई ह्यूमन लैंग्वेजेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में बोले तो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई जो वर्ड्स जो कि नाउन है हम एक चौथी में पढ़ टाइम में, के पांचवी में भूल चुके हैं। हाँ, तो भाई जो शब्द नाउन होता है वो एक समय में वो हो सकता है, दूसरे टाइम अचानक एडजेक्टिव हो जाए। तो बेसिकली हम बोले ये रूल्स बड़े फ्लेक्सिबल हैं और इसी कारण से लैंग्वेज को अच्छे से स्ट्रक्चर दे पाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना भाई, ये बिन पेंदी के लोटा है। हाँ, तो भाई देखें जो इशू रिलेटेड है, सिंटेक्स रहता है लैंग्वेज का। सिंटेक्स एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का बेसिकली। ठीक है, जब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम आसानी से मैसेज इस इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब यदि हमारे पता है भाई सिंटेक्स क्या है, फिर बोले स्ट्रक्चर पता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि मैसेज क्या है। ठीक है, अब हमें ये भी चाहिए कि भाई साला कंप्यूटर भी ये करे, हम बड़े वो हैं, क्या कहते हैं उससे, स्वार्थी हैं, खुदगर्श हैं हम, खुदगर्श। तो क्या चाहते हैं भाई, कंप्यूटर हमारा काम कर दे बस। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, ये भाई इस पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग ये लोग शुरू कर देते हैं, जिसकी मदद से जो कंप्यूटर है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को समझ पाता है। अब भाई मैटर ये करता है कि अरेंजमेंट ही सिर्फ एक चीज नहीं है, ये भी है कि भाई हम लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हम जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। भाई बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस में जो कहीं इंसान आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर्स का माथा फट जाएगा। बेसिकली बोलो तो उनके सीपीयू में छेद हो जाएगा। देखो भाई, अब देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो सिंटेक्स अलग भाई है। आप म्यूट हो गए क्या? नहीं, आह, देखो सिंटेक्स अलग है, 2+3 सिंटेक्स अलग है, 3+2 सिंटेक्स अलग है। मतलब लिखने का तरीका अलग है भाई, लेकिन सिमेंटिक एक ही है, 5। अब भाई देखो, यदि तुम पाइथन 2.7 कभी चलाए होगे तो उसमें 2/3 लिखोगे ना, तो उसका आंसर 1 दिखाता है। और यदि तुम जो 2/3 यदि पाइथन 3 में डालोगे ना, तो वो 1.5 दिखाता है। ठीक है, कारण यही है बेसिकली। तो यहाँ पे भाई सिमेंटिक डिफरेंट है, लेकिन सिंटेक्स सेम है, या फिर बोलो जो स्ट्रक्चर है भाई वो ये जो सेम है। तुमने लास्ट पैरा पढ़ाया ना, बड़े ही हाँ, घटिया अंदाज से पढ़ाया और पढ़ा दो। ये वाला। हाँ, जो लाल में हाईलाइटेड है वो अह, हाँ बेसिकली वही वही कुछ, वही। ये बस ऐसी बताया है, तुम्हारा भूमिका नहीं बांध रहा है, नहीं उसको नहीं उतना नहीं पढ़ने की नहीं, जरूरत नहीं है। दिस इज द इशू, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ से। ये अच्छा, देखो भाई इशू क्या है। सिंटेक्स मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का।
यदि स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तब हम आसानी से मैसेजेस निकाल सकते हैं। क्या? यदि शब्द अच्छे से अरेंज्ड है तो हम मतलब निकाल सकते हैं। यदि मैं बोलूँ गो टू द मार्केट, तुम बाजार चले जाओगे, लेकिन मैं बोलूंगा मार्केट टू द गो, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। भले ही तुम ज्यादा ज्ञानी हो तो कुछ करो, लेकिन यहाँ पे अभी हम तुम्हें गवार समझना है। ठीक है भाई, यही काम कंप्यूटर को भी करना रहता है, तो इसकी मदद कौन करता है? स्पीच टैगिंग मदद करता है। ये क्या है हम आगे देखेंगे, कृपया करके क्वेश्चन ना पूछें इसके बारे में भी। तो भाई ये कंप्यूटर को मदद करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को जानने के लिए। यहाँ पे तुम देखे होगे भाई, सिंटेक्स एक है, सिमेंटिक्स अलग है, मैं अभी बोल रहा था यहाँ पे। तो भाई ये भी हो सकता है यदि सिंटेक्स डिफरेंट हो लेकिन सिमेंटिक्स सेम हो, और ये भी हो सकता है कि सिमेंटिक भाई डिफरेंट हो लेकिन सिंटेक्स एक, या फिर मैं बोलूँ स्ट्रक्चर सेम है लेकिन भाई जवाब अलग है, और यहाँ पे भाई स्ट्रक्चर अलग है लेकिन जवाब एक है। तो ये बेसिकली यही था। अब मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड, ये पढ़ लेना ऐसे ही, ये कुछ ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, बस ये तुम्हें ये बता रहा है कि एक शब्द के कई मायने निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बोले तुम्हारा, देखो वहां कुछ गिर गया है, तो सबकी नजरें उधर जाती है, फिर कान खड़े हो जाते हैं, फिर वो लोग सोचते हैं कि गिरा क्या है। डबल मीनिंग वाली बात भी तुम समझ सकते हो। तो मल्टीपल मीनिंग निकाली जा सकती है किसी भी चीज से। क्या गिरा? खैर अभी तो मेरा पेन गिरा है, नोट खा ले। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो भाई समझ मल्टीपल नहीं मीनिंग आया। होती है, समझना नहीं है इसको, एक बार ऐसे ही पढ़ लेना, मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। नहीं नहीं, पेन नहीं समझ आया। पेन यानी कलम, छोड़ो उसको। भाई अब देखो, परफेक्ट सिंटेक्स बट नो मीनिंग, मतलब हो सकता है भाई अपना स्ट्रक्चर सही है लेकिन दिक्कत ये कि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे तुम्हें एक सेंटेंस दिया है, भाई मेरा चिकन। पेन ऐसी जगह चल गया है कि वो अब नीचे ही नहीं आ रहा, जिससे मैं कुछ लिख नहीं पा रहा। ओके टेक्निकल तुम, इशू। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अरे, प्रॉब्लम मेरे को। हेलो। अब हम बात करें, चलिए शुरू करते हैं। जी वापस से। तो भाई हम देखें, परफेक्ट सिंटेक्स हो सकता है लेकिन कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि तुम्हारे स्ट्रक्चर सही है, ग्रामेटिकल सब सही है, लेकिन ये हो सकता है मतलब नहीं उस चीज का। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है, चिकन्स फीट एक्स्ट्रावेजेंटली व्हाइल द मून ड्रिंक्स टी। ना चांद चाय पीता है, ना भाई मुर्गे इतना खाते हैं। तुम मुर्गा खाते हो तो उसको खाने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे पड़ोसी से थोड़ी लेके खा रहा है। वो फिर एक तुम्हारी आंखें सेकंड, और मेरा कानें दोनों कॉल आ उधर रहा चली है, गई। बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे को उससे ठीक है रखना पड़ेगा। भाई, तो यहाँ देखोगे तुम्हारा सिंटेक्स सही है लेकिन सेमेंटिक यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मतलब ही नहीं बनता है। तो सिंटेक्स के साथ साथ उसमें मीनिंग भी होना चाहिए हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आते हैं डाटा प्रोसेसिंग। तो हमें यहाँ पे आने में लगभग लग गए हैं 45 मिनट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई नीड अ नॉड, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो। हेलो। देर। या चलो आगे बढ़ते हैं।
बहुत देर पढ़ा चुका क्या? नहीं किया था मैं। डाटा प्रोसेसिंग ऐसी पढ़ने वाला बात है। तभी तू अभी पढ़ा रहा था। स्टार्ट करो। थोड़ा सा आवाज कट रहा ये है वैसे। तू पढ़ा रहा था क्या? नहीं, मैं पढ़ा नहीं रहा था, ये मैं शांत था। मैं तुमको मैसेज ड्रॉप किया था दोस्तों, तुम्हारे डिवाइस में चला गया, तुम देखे नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में भाई स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही मार लेना रीडिंग। बेसिकली हम इंसान जो है, हमारे लिए आसान है वो तरीका जिससे हम बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर्स के लिए मुश्किल है, तुम जानते हो बाइनरी में वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम टेक्स्ट को नॉर्मलाइज कर देते हैं। टेक्स्ट को नॉर्मलाइज इन द सेंस, हम टेक्स्ट को लोअर केसेस में बना देते हैं, मतलब लोअर लेवल में डाल देते हैं उसको नॉर्मलाइज करके। और ये कैसे होता है, कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ते हैं हमें। तो इससे क्या होता है, जो अपना मल्टीपल डॉक्यूमेंट है या फिर जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, तो उसके जितने भी टेक्स्ट हैं या फिर जितने भी चीजें हैं ना, हम उसको थोड़ा सा कंप्यूटर के लायक बना दें। इससे पहले ये चीज जान लो। क्या जानना है कि भाई कॉर्पस किसे कहते हैं? अभी देख लो, द टर्म यूज फॉर होल टेक्सुअल डाटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर इज नोन एज कॉर्पस। ये चीज ध्यान में रख लो, कॉर्पस बार बार आता है बीच बीच में, तो तुम्हें याद भी होना चाहिए कि भाई कॉर्पस होता क्या है। कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग खराब होगा फिर तुम्हारा, ठीक है। तो ये देख लो क्या है। द टर्म यूज्ड फॉर द होल टेक्सुअल डाटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर इज नोन कॉर्पस। यानी भाई जितना भी टेक्स्ट डाटा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको एक साथ यदि हम बोलें तो कॉर्पस हो गया। ऑल दैट्स क्लियर, आई गेस सब कुछ सही है, चल रहा है अभी। नो ओके, मैंने नो, क्या बोला, टेक्स्ट टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वापस समझना है। एक बार ऊपर कर स्क्रॉल, ऊपर कर स्क्रॉल। और कौन सा टॉपिक करना है, एक बार मैसेज करना। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, हाँ डेटा प्रोसेस। देखो, डेटा प्रोसेसिंग स्टार्टिंग में ऐसी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट बता रहे कि भाई डेटा को प्रोसेस क्यों करना है। ये भी तुम थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ये जो शुरू होता है ना, ये चीज जिसको मैं ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको तुम एक बार ऐसे ही पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि मे भी तुम्हें कहीं आंसर में डालने में काम आ जाए। जो अपना ह्यूमन लैंग्वेज होता है भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ जाए। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हमें इसी चीज में मदद करता है, जो टेक्सुअल डाटा होते हैं उसको एक लोअर लेवल में डाल देता है। तो ये चीज पूरा एक बार देख लेना। अब इसमें मैं जो चीज बोल रहा था, क्या ध्यान रखना है, उसको मैं लाल रंग में साथ में हाईलाइट कर देता हूँ। ये भाई हम कॉर्पस किसे कहते हैं, ब्राउन कलर में हाईलाइट हो गया होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आई गेस समझ में आ जाएगा। द टर्म यूज फॉर होल टेक्सुअल डाटा, ठीक है। टोटल टेक्सुअल डाटा में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स में, हम उसको एक साथ कहते हैं कॉर्पस। या फिर मैं बोलूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी टेक्सचुअल डाटा है, यानी जितने भी टेक्स्ट हम उसको एक साथ कॉर्पस कहते हैं। अब भाई कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेस देख लो। सेंटेंस सेगमेंटेशन पहला प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलते हैं। पहला है सेंटेंस सेगमेंटेशन, इसमें दरअसल सेंटेंस को सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, या फिर जितने भी कॉर्पस होते हैं इसको हम सेंटेंसेस में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर एक सेंटेंस को हम डिफरेंट डेटा की तरह लेते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो कॉर्पस है या फिर टोटल डेटा लोड एक ही बार में होता है ना, वो कम होता जाता है, लोड कम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो तुम एक पूरा देख रहे हो, इसको उन्होंने दो पे डिवाइड कर दिया है। इसके आगे क्या होगा, जो डेटा सॉरी जो अपना सेंटेंस सेगमेंटेशन के बाद जो अपना सेंटेंस आया ना, उसको अपन लोग टोकनाइजेशन के थ्रू और छोटा कर देते हैं। टोकनाइजेशन में क्या करता है, पर एक जो वर्ड है इन सीबीटी,
कॉमा पर वर्ड और हर एक जो तुम्हारा पंक्चुएशन मार्क है उन सबको ये एक छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये देख लेना आफ्टर सेगमेंटिंग। इससे क्या होता है ना, अपना कॉर्पस और छोटा हो जाता है। ठीक है, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी नंबर हैं और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ये कॉमा है, ये सब अपने आप में एक अलग टाइप का टोकन्स कहा जाता है। अब भाई स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर हटाने पड़ते हैं ताकि कंप्यूटर के लिए आसानी पड़ जाए। तो ये कैसे होता है, जो भाई टोकन्स होता है ना, इसको टोकन लिस्ट से हम हटा देते हैं। लेकिन अब ये कैसे कर देते हैं, या फिर कैसे इनको पता चलता है क्या हटाना है? तो भाई बेसिकली ये वो शब्द होते हैं जो हम ग्रामेटिकल चीज़ों के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए, एन, एंड, आर, एज, फॉर, सो ऑन। बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है उतनी इनको, लेकिन हमारे ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा टची लगे, इस कारण से हम इसको लिखते हैं। और कंप्यूटर्स को इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देता है। गोइंग ऑन। अब भाई यदि हम चाहते हैं कि सब समान रहे, सब हो जाए, तो या फिर बोले सब खुशी खुशी रहे, तो सबको बराबर होना ज़रूरी है। तो इससे पहले हमारा जितना भी बोले तो टेक्स्ट है, यदि सिमिलर टेक्स्ट है और सब में अलग अलग केसेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेलो का दिया है, ऑल कैप्स हेलो, सम आर कैप्स, सम आर लोअर कैप्स, ऑल आर लोअर कैप्स, इन सबको हम क्या कर देते हैं, एक ही केस में डाल देते हैं। यानी यदि कैप्स लॉक है, हम उसको स्मॉल लॉक्स में कर, लोअर केस में कर देते हैं। लोअर केस में करने का कारण ये है कि अपना ज्यादातर जो डेटा होता है, फिर ज्यादातर जो टेक्स्ट होता है, हम ये स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ता है और ज्यादा कम टाइम लगता है, मतलब कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो सोचो अपने को घंटा भर लगेगा सब छोटे लेटर्स को बड़े करने में, उससे बढ़िया हम बड़े लेटर्स को छोटे में कर तो मे भी हो सकता है 15 मिनट में ही काम हो जाए अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेटा स्टेमिंग की बात करते हैं। स्टेमिंग बेसिकली भाई ये रूट वर्ड में इसको रिड्यूस कर देता है। मतलब क्या, समझ लो, एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, एग्जांपल्स दिए हैं, हील, हील्ड, एफिक्स इसमें ईल्ड। बेसिकली बोले तो भाई ये तुम्हारा रूट वर्ड निकाल देता है, या फिर बोलो एफिक्स हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल यदि शब्द हील्ड है तो उसमें एफिक्स ईडी है। हम जब उस स्टेमिंग करेंगे, या फिर जो स्टेम आता है, जो बेस फॉर्म रहता है, हम उसको स्टेम कहते हैं, वो हील आ जाएगा। हीलिंग का आईएनजी हट जाएगा तो हील हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होता है, जैसे तुम्हारा स्टडीज है ना, इसमें इसने ई एस हटा दिया तो अभी स्टडी हो गया, डी आई। स्टडिंग है, आईएनजी हटे तो स्टडी हो गया। इस चीज के कारण क्या है, अपने ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी चीज हम स्टेमिंग में करें, जितने भी हमारे जो रूट वर्ड्स निकले, वो मीनिंगफुल हो। इससे बचने के लिए हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं प्यार से लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन बेसिकली क्या करता है, जो यही काम करता है जैसे स्टेमिंग करता है, लेकिन ये क्या करता है, जो तुम्हारा एफिक्स होता है उसको हटाता है ना, तो जो चीज बनता है वो दरअसल सही में उसकी कुछ मीनिंग रहती है, और सही मीनिंग रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये भी बता दूं, जो अपना रूट वर्ड होता है इसमें हम लेमा कहते हैं और इसमें स्टेम कहते हैं। ठीक है, स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन जो ये अल्टरनेटिव प्रोसेस है, हम चाहे तो दोनों में से कोई एक करें। ठीक है, दोनों का प्रोसेसिंग एक ही है कि भाई एफिक्स हटाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो लेमेटाइजेशन है इसमें एफिक्स हटाता है और मीनिंगफुल बना देता है, लेकिन वही स्टेमिंग में मीनिंगफुल नहीं बना जाता, सीधे एफिक्स ही हटा देता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, स्टडी में इसने स्टूडी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वही चीज इसने किया तो वहाँ पे इसने बाई लगा दिया। इसी कारण से लेमेटाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू स्टेमिंग में, क्योंकि इसको यहाँ पर सही वर्ड में ट्रांसफर करना पड़ता है। एक और चीज समझ लो, तुम्हारा कोई शब्द है जिसमें अर्थ का अनर्थ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल केयरिंग, CARING। हाँ, फॉर एग्जाम्पल CARING केयरिंग है, तो यहाँ पे यदि हम लेमेटाइजेशन करें तो CARE से केयर हो जाएगा, यानी केयर। और यदि हम स्टेमिंग कर दे तो केयरिंग का कार हो जाएगा, आईएनजी हटा दिया, तो देखो भाई अर्थ का अनर्थ हो गया। अब आगे आता है बैग ऑफ वर्ड। भाई एक नेचुरल प्रोसेसिंग मॉडल है जो क्या करता है भाई, नंबर ऑफ, मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल देता है प्रत्येक शब्दों की,
जिससे हम क्या कहते हैं, वोकेबलरी बना देता है कॉर्पस का बेसिकली, और कुछ नहीं। इसको एक बार पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे मे बी। अब इसके नीचे तुम देखोगे ये वाले एग्जांपल्स, इसको एक बार ऐसी रीडिंग मार लेना। इसका ये फुल फॉर्म याद रख लेना, TF-IDF का फुल फॉर्म होता है टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। मे बी ये आ जाए हमारे MCQs में। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अपना बस अब खत्म हो ही चुका है, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा NLP खत्म हो गया है। अब अपना बचा है इवैल्यूएशन, एंड हियर आई साइन आउट। तो आपको सेशन कैसे लगा आज का कोडिंग का? तो अब मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।